तो भाई मार्वल ने फिर से दिखा दिया है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सिर्फ एक स्पाइडरमैन मूवी नहीं है, बल्कि ये नो वे होम, अवेंजर्स, एक्समैन और सीक्रेट वॉर्स को कनेक्ट करने वाली सबसे इम्पोर्टेंट एमसीयू मूवी बन चुकी है। इस मूवी में इतनी सारी हिडन डिटेल्स, कॉमिक रेफरेंसेस और ऐसा रहेगा है कि फर्स्ट वॉच में ऑलमोस्ट इनको देखना इम्पॉसिबल है। और बिलीव मी यार, लास्ट वाली डिटेल लिटरली एमसीयू का फ्यूचर रिवील कर सकती है। तो स्पॉइलर के लिए रेडी हो जाओ और बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। एंड भाई एक मैं इम्पोर्टेंट चीज तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में बनाने वाला क्योंकि काफी ज्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी दोनों पार्ट तुम्हें इस वीडियो पर मिलने वाले हैं। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें नो वे होम के एंडिंग की याद दिलाई जाती है, जहां पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि कैस्ट द स्पेल एंड मेक एवरीवन फॉरगेट पीटर पार्कर। उस एक डिसीजन ने पीटर की पूरी लाइफ बदल दी। नेड, एमजे, हैप्टी और पूरी दुनिया सब पीटर को भूल चुके थे। मूवी के एंड में पीटर प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन एमजे और नेड को सब कुछ याद दिलाएगा। वो कॉफी शॉप तक भी जाता है, लेटर भी निकालता है, लेकिन जब वो देखता है कि एमजे और नेड उसके बिना जेनुइनली खुश हैं, और जब पीटर एमजे के फोरहेड पर वही लिबर्टी स्टैचू वाली इंजरी देखता है, तब पीटर एक बहुत पेनफुल डिसीजन लेता है। वो डिसाइड करता है कि मैं उसकी लाइफ में दोबारा नहीं आऊंगा। एंड ऑनेस्टली ये स्पाइडरमैन की सबसे सेल्फलेस सेक्रीफाइस थी। इस सीन के बाद नो वे होम खत्म हो जाती है। पीटर एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है, खुद अपना नया सूट बनाता है और वहीं से शुरू होती है ब्रांड न्यू डे। तो मूवी की जो ओपनिंग है वो हमें गूज़बम्प्स देने वाली है। मार्वल स्टूडियोज का लोगो आता है, बैकग्राउंड में हमें पियानो वर्जन ऑफ मार्वल थीम बज रहा होता है और टॉम हॉलैंड की ट्रिलॉजी के सारे इमोशनल मोमेंट्स एक मॉन्टेज की तरह दिखाए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक हिडन डिटेल है, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो हर मेमोरी में पीटर धीरे धीरे डिसअपियर होता हुआ दिखाई देता है। एंड एग्जैक्टली डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से। मतलब मार्वल सिर्फ ऑडियंस को रिकैप नहीं दे रहा, वो विजुअल लैंग्वेज के थ्रू हमें स्पेल का इम्पैक्ट भी दिखा रहा है। और इंट्रो के एंड में मार्वल स्टूडियोज के लोगों के पीछे स्पाइडरमैन का मास्क बन जाता है। एंड ये ऑलमोस्ट शॉर्ट टू शॉर्ट ट्रिब्यूट है सैम रेमी की स्पाइडरमैन 2 ओपनिंग का। उस मूवी में कॉमिक आर्टवर्क के थ्रू स्पाइडरमैन 1 रिकैप हुआ था और यहाँ ट्रिलॉजी मॉन्टेज के थ्रू एमसीयू स्पाइडरमैन की जर्नी को सेलिब्रेट किया गया, एक ब्यूटीफुल कॉलबैक की तरह। और अब पीटर की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। अब ना अवेंजर्स, ना स्टाफ टेक, ना फ्रेंड्स, ना फैमिली, सिर्फ पीटर और स्पाइडरमैन। उसके अपार्टमेंट में बहुत सारी हिडन डिटेल्स हमें नजर आती हैं। सबसे पहले बात करें, उसके पास एक 3D प्रिंटर है एंड इसी से वो अपने गैजेट्स और अपने सूट के पार्ट्स बनाता है। अब उसके पास टोनी स्टार्क की $1 बिलियन लैब नहीं है, अब पीटर खुद सब कुछ बना रहा है। एंड एग्जैक्टली कॉमिक्स की तरह फिर हमें मिलती है उसकी एक नई एआई जिसका नाम होता है ईवी। ये आयरन मैन वाली जाविस या एडिथ नहीं है, बल्कि ये पीटर की खुद की बनाई ये एआई है। ये एक सिंबॉलिक मोमेंट भी है एंड पीटर यहाँ पे फाइनली टोनी की जड़ों से बाहर आ गया है और अब वो अपनी खुद आइडेंटिटी बिल्ड कर रहा है। अपार्टमेंट में एक और इमोशनल कॉल बैक है। सेल्फ पर हमें नेड का लेगो फिगर दिखाई देता है। ये वही लेगो है जो वो होमकमिंग में था। और टेबल पर रखा होता है एमजे का कॉफी कप एंड इसी कप के अंदर पीटर को वो लेटर मिलता है जो उसने कभी एमजे को दिया ही नहीं। एंड बिलीव मी यार, ये पूरा सीन बिना डायलॉग के हार्ट ब्रेक कर देता है। मूवी हमें क्लियरली दिखाती है कि पीटर मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। वो सीक्रेटली नेड का इंस्टाग्राम स्टॉक करता है हर रोज। एंड उसके रूम में हमें मैनहट्टन का एक बड़ा सा मैप भी दिखाई देता है। हर क्राइम लोकेशन उसने मैनुअली उस पर मार्क की हुई है। एंड इसका मतलब है कि पुलिस स्कैनर का वेट करने के बजाय वो खुद पूरी सिटी को मॉनिटर करता है। और वॉल पर लिखा होता है विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। आंट में की वो लास्ट लाइन। एंड पीटर ने उस सेंटेंस को सिर्फ याद ही नहीं रखा, बल्कि उसने अपनी लाइफ का उसे पर्पस बना लिया है। मूवी के ओपनिंग मॉन्टेज में पीटर एक स्काईलाइट अपार्टमेंट में जाता हुआ दिखाई देता है। एंड अगर तुम लोग कॉमिक्स पढ़ते हो तो तुमने ये अपार्टमेंट पहले भी देखा होगा। अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक्स में पीटर का क्लासिक अपार्टमेंट ऑलमोस्ट इसी डिजाइन का था। मार्वल क्लियरली कॉमिक्स को ट्रिब्यूट दे रहा है एंड ऑनेस्टली फैन सर्विस इसी को बोलते हैं। एंड अब फाइनली हमें स्पाइडरमैन का नया सूट रिवील होता है। एंड गाइस, ये कोई सीजीआई सूट नहीं है, बल्कि टॉम हॉलैंड ने खुद कंफर्म किया था कि मूवी में प्रैक्टिकल क्लोथ सूट यूज हुआ है। एंड इसी वजह से मास्क के अंदर से उसके ईयर्स और नोज के शेप भी नेचुरल विजिबल लगते हैं।
और अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल। ये सूट एक्चुअली दो स्पाइडरमैन का कॉम्बिनेशन है। रेज्ड वेडिंग जो कि डायरेक्ट ट्रिब्यूट है टोबी मैguire के स्पाइडरमैन का, एंड उसके बैक पर ह्यूज स्पाइडर सिंबल जो कि एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन से इंस्पायर्ड है। मतलब नो वे होम में पीटर सिर्फ इमोशनली इंस्पायर नहीं हुआ था, बल्कि उसने लिटरली उन दोनों स्पाइडरमैन के बेस्ट एलिमेंट को अपने कॉस्ट्यूम में ऐड कर लिए। ये डिटेल फर्स्ट वॉच में बहुत लोग मिस कर चुके थे। एंड अब मूवी का सबसे एंजॉयबल मोमेंट शुरू होता है, जहाँ स्पाइडरमैन सिटी में अलग अलग विलेन से फाइट करता है, लेकिन हर हर फाइट रैंडम शूट नहीं की गई। ऑलमोस्ट हर पोज एक फेमस कॉमिक कवर रिक्रिएट करता है। सबसे पहले बात करें जो कि अमेजिंग फैंटेसी 15 का है, जहां स्पाइडरमैन पहली बार कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड उसके बाद हमें बूमरैंग के साथ उसकी फाइट दिखाई जाती है जो कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 345 से लिया गया है। फिर उसके बाद हमें टेरेंटुला वाला क्लासिक कवर दिखाया जाता है, एंड फिर स्पाइडरमैन वर्सेस स्कॉर्पियन, और जो होता है स्पेक्टिकुलर स्पाइडरमैन 142 से, जिसमें हमें उसकी टॉमिस्टन फाइट फोर्स मिलता है। एंड मार्वल लिटरली मूविंग कॉमिक बुक बना रहा है। ये डिटेल शायद सिर्फ हार्डकोर कॉमिक रीडर्स ही पहली बार में नोटिस कर पाए होंगे। मोंटेज का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि पीटर अब सिर्फ वर्ल्ड सेविंग अवेंजर नहीं है, बल्कि वो वापस बन गया है योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। चाहे एक पेटी थीफ हो या बड़ा माफिया मेंबर, स्पाइडरमैन हर किसी को रोक रहा है। एंड एग्जैक्टली जैसे वो कॉमिक्स में होता है। और बिलीव मी यार, फैंस इसी वर्जन का वेट कर रहे थे। इसी माउंटेज के बीच न्यूज रिपोर्टर एक नाम लेता है जो होता है मागिया क्राइम फैमिली। एंड अगर तुम लोग कॉमिक्स नहीं पढ़ते तो तुम्हें ये नाम नॉर्मल लगेगा, लेकिन कॉमिक रीडर के लिए ये बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि मागिया का लीडर होता है सिल्वरमैन, जो स्पाइडरमैन का एक आइकॉनिक माफिया विलेन है। मार्वल क्लियरली फ्यूचर स्ट्रीट लेवल स्टोरी बिल्ड कर रहा है, और अगर सिल्वरमैन आता है तो डेयरडेविल, पनिशर और स्पाइडरमैन का एक बहुत बड़ा क्रॉसओवर हमें गारंटी लगता है। मूवी का पहला बड़ा एक्शन सीक्वेंस स्नो के बीच स्पाइडरमैन वर्सेस स्कॉर्पियन का हमें देखने को मिलता है, और यहाँ मार्वल ने एक बहुत कूल कॉल बैक दिया है। अगर तुम नोटिस करोगे तो स्पाइडरमैन अपने सूट के ऊपर विंटर जैकेट और केप पहनता है। ये ऑलमोस्ट डायरेक्ट ट्रिब्यूट है द अमेजिंग स्पाइडरमैन के उस लुक को, जहां एंड्रू गारफील्ड भी कोल्ड वेदर में इसी स्टाइल में नजर आया था। लेकिन हिडन डिटेल सिर्फ कॉस्ट्यूम में नहीं, बल्कि स्कॉर्पियन के आर्मर में भी कॉमिक एक्यूरेट है। कॉमिक्स में उसका सूट जे जोना जेमसन फंड करता है ताकि वो स्पाइडरमैन को हंट कर सके। मूवी में ये रिवील नहीं होता, लेकिन उसका कॉमिक ओरिजिन क्लियरली टीज कर दिया गया है। एंड हो सकता है सीक्वल में हमें जेमसन का रोल और बड़ा लगे। फाइट के बाद एंट्री होती है कैप्टन जीन डोल्फ की, और उसकी एंट्री भी मार्वल स्टाइल में होती है। वो आराम से शावरमा खा रही होती है। ये रैंडम जोक नहीं था। तुम लोगों को याद हो तो द अवेंजर्स के एंड क्रेडिट सीन में टोनी स्टार्क पूरी टीम को शावरमा खिलाने ले गया था। डेडपूल और वोल्वरिन में भी वेड विल्सन लोगन को शावरमा ट्राई करने को बोलता है। एंड मार्वल रिपीटडली शावरमा को अवेंजर्स के अनऑफिशियल सिंबल की तरह यूज करता है। कॉमिक्स रीडर के लिए जीन डोल्फ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जो स्पाइडरमैन की क्लोजेस्ट पुलिस एलाई होती है, लेकिन बाद में उसका मर्डर हो जाता है, और इसी मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में एक जर्नलिस्ट का करियर डिस्ट्रॉय होता है, और उस जर्नलिस्ट का नाम होता है एडी ब्रॉक। उसने एक फॉल्स रिपोर्ट पब्लिश की थी, स्पाइडरमैन ने सच प्रूव कर दिया, एंड उसका रिजल्ट होता है कि एडी की जॉब चली जाती है, उसकी रेपुटेशन खत्म हो जाती है, और वही हेट्रेड इवेंचुअली उसे वेनम बना देती है। मतलब सिर्फ जीन डोल्फ को इंट्रोड्यूस करके मार्वल इनडायरेक्टली वेनम का एमसीयू सेटअप शुरू कर देता है, और ये डिटेल बहुत लोग मिस कर चुके होंगे। अब मूवी फोकस करती है डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट पे, यानी डीओडीसी पर। एंड ऑनेस्टली अगर तुम लोग एमसीयू ध्यान से फॉलो करते हो तो तुम लोग नोटिस करोगे कि डीओडीसी धीरे धीरे एमसीयू की सबसे डेंजरस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। एंड सबसे पहले नो वे होम में पीटर को अरेस्ट किया था, उसके बाद मिस मार्वल में कमाला खान को हंट किया, सी-हल्क में भी जेनिफर वॉल्टर्स को कैप्चर किया था, एंड वंडर वुमन में भी ये एंटेगनिस्ट थे, और अब स्पाइडरमैन में भी वही ऑर्गेनाइजेशन मेन थ्रेट बन रही है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि मार्वल बार बार डीओडीसी को इतना फोकस क्यों कर रहा है। तो इसका आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, म्यूटेंट सागा के लिए। कॉमिक्स में गवर्नमेंट म्यूटेंट से डरते हैं, और एमसीयू में भी लग रहा है कि ये रोल डीओडीसी निभाने वाली है। टीवी पर हमें एक और हिडन डिटेल देखने को मिलती है। रिपोर्टर बताता है कि न्यूयॉर्क की नई मेयर बन चुकी है, जिसका नाम है शीला रिवेरा। तो अगर तुम लोगों ने डेयरडेविल बॉर्न अगेन देखा है तो तुम लोग इस कैरेक्टर को पहचान गए होगे।
वो पहले विल्सन फिस्क की पॉलिटिकल एडवाइजर होती है, अब खुद मेयर बन चुकी है। एंड मतलब ये है कि मार्वल क्वाइटली डेयरडेविल की स्टोरी लाइन को स्पाइडरमैन के साथ कनेक्ट कर रहा है, जिसमें स्ट्रीट लेवल एमसीयू ऑफिशियली मर्ज होने को शुरू हो गया है। मूवी का अगला सीक्वेंस एक टैंक हाईजैक होता है, लेकिन यहाँ भी एक एस्टर छुपा हुआ है। बस गाइड टूरिस्ट को बताता है कि ये स्ट्रीट बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के टाइम डिस्ट्रॉय हुई थी, यानी 2012 अवेंजर्स का चित्तौरी इन्वेजन। मार्वल कभी अपना पास्ट भूलता नहीं है। हर नई मूवी पुरानी इवेंट को कंटिन्यूटी के पार्ट बनाती रहती है। इसी वजह से एमसीयू दुनिया रियल फील होती है। और फिर एंट्री होती है अपने फ्रेंड कैसलियानी द पनिशर की। ये स्पाइडरमैन और पनिशर का पहला मेजर एमसीयू क्रॉसओवर है, लेकिन कॉमिक्स रीडर के लिए ये रियूनियन जैसा मोमेंट था, क्योंकि पनिशर की फर्स्ट कॉमिक अपीयरेंस भी अमेजिंग स्पाइडरमैन 129 में हुई थी। उस कॉमिक के कवर में पनिशर स्पाइडरमैन पर स्नाइपर फायर करता हुआ नजर आता है, और मूवी क्लाइमैक्स में भी एग्जैक्टली वही रिक्रिएट होता है। एक कॉमिक कवर लाइव एक्शन में मार्वल का फैन सर्विस लेवल इंसेन है। टैंक सीक्वेंस के बाद पीटर अपनी स्पाइडर सेंस एक्टिवेट करता है, लेकिन इस बार कैमरा सडनली डॉली जूम इफेक्ट यूज करता है, और वही विजुअल लैंग्वेज है जो नो वे होम में ग्रीन गॉब्लिन के बॉम्ब सीक्वेंस के वक्त यूज हुई थी। और डेयरडेविल बॉर्न अगेन में भी मैट मर्डॉक की एनहेंस सेंस के वक्त भी ऑलमोस्ट सेम कैमरा मूवमेंट यूज हुआ था। मतलब मार्वल सबली बता रहा है कि स्पाइडर सेंस और डेयरडेविल की रडार सेंस एक ही सिनेमैटिक लैंग्वेज फॉलो करती है। और फाइनली मूवी रिवील करती है कि असली विलन कौन है, या शायद असली विक्टिम कौन है, जो कि जीन ग्रे है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मूवी उसे विलन की तरह प्रेजेंट ही नहीं करती। वो सिर्फ कंफ्यूज्ड है, डरी हुई है, और अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। उसकी टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस देखकर सबको प्रोफेसर एक्स की याद आती है, एंड वो लोगों को माइंड को भी कंट्रोल करती है, हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस को भी फ्रीज करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोफेसर एक्स ने एक्समैन फिल्म में किया था। मार्वल एक ही सीन में एक्सप्लेन कर देता है कि म्यूटेंट्स नॉर्मल ह्यूमन से कितने डेंजरस हो सकते हैं। इस सीक्वेंस में डीओडीसी स्कॉर्पियन को सुपरमैक्स प्रिजन ले जा रही होती है। ये वही प्रिजन है जो सी हल्क में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन जीन अटैक करके स्कॉर्पियन को फ्री करा देती है। यहाँ मार्वल क्वाइटली एस्टेब्लिश करता है कि डीओडीसी सिर्फ सुपर हीरो को नहीं बल्कि सुपर पावर्ड बीइंग को कंट्रोल करना चाहती है, और ये म्यूटेंट सागा की फाउंडेशन हो सकती है। जब जीन पीटर के माइंड में घुसने की कोशिश करती है तो एक सेकंड के लिए हमें होमकमिंग वाला बेडरूम दिखाई देता है, जहां आंटमैन को पहली बार पता चलता है कि व्हाट द फक एग्जैक्टली वही रूम एंड वही मेमोरी। इसका मतलब ये है कि पीटर के सबकॉन्शियस में सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी अब भी मे और उसकी ओल्ड लाइफ की है। मार्वल सिर्फ एक सेकंड के फ्लैश से हमें कैरेक्टर की पूरी साइकोलॉजी एक्सप्लेन कर देता है। पीटर उसके बाद फाइनली येलेना ब्लोवा से मिलता है, जो कि अब ब्लैक विडो है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट डायलॉग आता है कि येलेना उससे कहती है कि न्यू एवेंजर स्पेस लेवल थ्रेट हैंडल कर रहे हैं, यानी कि बिग पोटैटो स्टफ, और स्पेस लेवल प्रॉब्लम तुम संभालो, यानी स्मॉल पोटैटो स्टफ। ये लाइन बहुत बड़ी है क्योंकि ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है कि स्पाइडरमैन अब अवेंजर्स का रिप्लेसमेंट नहीं है, वो न्यूयॉर्क का प्रोटेक्टर है, एंड एग्जैक्टली कॉमिक्स की तरह। तो हाउस पार्टी के बाद पीटर जब अपने अपार्टमेंट को वापस आता है, तब उसके साथ कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है। पिछले कुछ दिनों से उसके लगातार हेडेक हो रहे हैं, लेकिन इस बार सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस होती जा रही है। अचानक उसके हाथों से ऑर्गेनिक वेबिंग निकलने लगती है, और यहीं से मूवी एक बहुत इंटरेस्टिंग डायरेक्शन ले लेती है। ये सिर्फ टोबी मैगवायर को ट्रिब्यूट नहीं है, बल्कि पीटर की कैरेक्टर डेवलपमेंट का विजुअल मेटाफर है। नो वे होम के बाद पीटर ने अपनी पीटर पार्कर वाली लाइफ ऑलमोस्ट छोड़ दी है, जिसमें ना उसके फ्रेंड, ना फैमिली, ना उसकी कॉलेज लाइफ, सिर्फ स्पाइडरमैन। और मूवी यही दिखाती है कि जितना ज्यादा पीटर अपनी ह्यूमैनिटी से दूर जा रहा है, उतना ही ज्यादा वो लिटरली स्पाइडर बनता जा रहा है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल ज्यादा है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पीटर रूफटॉप पर जाता है, और जब वो एक स्पाइडर कोकून के अंदर से बाहर निकलता है, तो ये सीन डायरेक्टली स्पाइडर की लाइफ मोल्टिंग प्रोसेस को रेफरेंस करता है, यानी एक पुरानी बॉडी को छोड़कर नई आइडेंटिटी में जन्म लेना। और ऑनेस्टली ये पूरी मूवी का टाइटल ब्रांड न्यू डे इसी एक सीन में एक्सप्लेन कर देता है। पीटर सिर्फ नया सूट नहीं पहन रहा, बल्कि वो एक पुरानी बॉडी को छोड़कर नई आइडेंटिटी में जन्म ले रहा है। और जब वो कोकून से गिरता है और वेब कंट्रोल नहीं कर पाता, तो ये स्पाइडरमैन 2 का डायरेक्ट कॉल बैक है, जहां टोबी मैगवायर भी अपनी पावर्स लूज करने के बाद नीचे गिर जाता है। मूवी का अगला मेजर मोमेंट तब आता है जब जीन ग्रे स्कॉर्पियन के माइंड को कंट्रोल कर लेती है, और पीटर उसे रोकने की कोशिश करता है, एंड फाइट के दौरान पीटर का कंट्रोल टूटने लगता है, एंड उसकी आंखें ब्लैक हो जाती हैं, और वो पहली बार इतनी ब्रूटैलिटी के साथ अटैक करता है
एंड यहाँ मार्वल हमें एक सब्टल हिंट भी देता है कि स्पाइडर पावर सिर्फ गिफ्ट नहीं है बल्कि एक बर्डन भी है। और अगर पीटर इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है तो वो खुद भी डेंजरस बन सकता है। एंड पीटर हेल्प के लिए उसके बाद जाता है ब्रूस बैनर के पास। एंड ऑनेस्टली ये कैमियो सिर्फ फैन सर्विस के लिए नहीं था, बल्कि ब्रूस ही एमसीयू का सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है, जिसके पास क्वांटम फिजिक्स, गामा रेडिएशन, टाइम ट्रेवल सब उसकी एक्सपर्टीज हैं। इसीलिए नेचुरली पीटर उसी के पास आता है। क्लासरूम में ब्रूस क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा रहा होता है। ये भी एक हिडन कॉल बैक है, क्योंकि अवेंजर्स एंड गेम में टाइम ट्रेवल का सॉल्यूशन भी क्वांटम रियल्म की वजह से मिला था। इसी क्लासरूम में एक स्टूडेंट वो सवाल पूछती है जो सालों से पूरी मार्वल फैंडम पूछती आ रही है कि थैनोस ने रिसोर्सेज डबल क्यों नहीं किए। एंड मूवी इसका डायरेक्ट आंसर नहीं दे, लेकिन इनडायरेक्टली ब्रूस के एक्सप्रेशन से समझ आ जाता है कि थैनोस का गोल रिसोर्सेज को बढ़ाना नहीं था, बल्कि वो यूनिवर्स को अपनी आइडियोलॉजी फॉलो करवाना चाहता था। उसके लिए सफरिंग ही सॉल्यूशन थी। ये एक फिलोसॉफिकल कॉल बैक है इन्फिनिटी वॉर के सेंट्रल थीम का। एंड उसके बाद हम ब्रूस के हाथ में एक इनहिबिटर डिवाइस देखते हैं जो हल्क को सप्रेस करती है। और यहीं से पीटर को एक आइडिया मिलता है एक ऐसा इनहिबिटर बनाने का जो उसकी पावर्स को भी सप्रेस कर सके। वो सोचता है कि अगर हल्क को सप्रेस किया जा सकता है तो शायद उसके अंदर के स्पाइडर म्यूटेशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। एंड ये डिटेल बात में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहीं से उसे आइडिया मिलता है यूनिवर्सल इनहिबिटर बनाने का जो किसी भी म्यूटेशन की पावर को सप्रेस कर सकती है। एंड इसी बीच जीन पीटर पार्कर के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। उसे पीटर का वो लेटर मिलता है जो उसने एमजे के लिए लिखा था। और यहीं से जीन को समझ आता है कि पीटर भी उसी की तरह अकेला है। एंड मूवी जीन को एक विलेन की तरह नहीं बल्कि एक ब्रोकन इंसान की तरह ट्रीट करती है, एग्जैक्टली जैसे हम कॉमिक्स में देखते हैं। एंड उसके बाद हमें मूवी का सबसे इमोशनल सीन देखने को मिलता है जहां जीन पीटर के इमोशंस को मैनिपुलेट करती है। एक मोमेंट के लिए जब हमें लगता है कि एमजे को सब कुछ याद आ गया है, वो पीटर को किस भी करती है। एंड यहाँ पे ऑडियंस बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन अगले ही कुछ सेकंड में रिवील हो जाता है कि ये सब जीन की टेलीपैथी की पावर से हो रहा है, ये रियलिटी नहीं है। और बिलीव मी यार, ये देखकर ऑडियंस के बीच साइलेंस छा गया। उसके बाद हम पीटर को इंजर्ड एमजे को फ्रैंक कैसल की बोट पर लेकर जाता देखते हैं। एंड बोट का नाम यहाँ पे होता है गोल्डन गर्ल। एंड ये नाम भी कॉमिक से डायरेक्टली लिया गया है। बोट के अंदर हम देखते हैं फ्रैंक की डेड फैमिली की फोटोग्राफ लगी हुई है। एंड मार्वल यहाँ पे एक भी बिना डायलॉग बोले पनिशर का पूरा मोटिवेशन याद दिला देता है कि वो पनिशर क्यों है। एंड अब फाइनली मूवी जीन का पास्ट रिवील करती हुई नजर आती है। उसकी पावर्स बचपन में ही अनलॉक हो गई थी। एंड उसने अपनी सिस्टर को मरते हुए भी देखा, और वही ट्रॉमा उसकी लाइफ को बदल देता है। एंड यहाँ पे एक हिडन विजुअल डिटेल भी है। तेरा के अगर तुम हेयर बैंड का कलर देखते हो तो वो ब्लू और येलो है। एंड एग्जैक्टली वही जब एक्समैन के क्लासिक कॉस्ट्यूम जैसा होता है। एंड हो सकता है कि फ्यूचर में जीन इसी मेमोरी की वजह से एक्समैन का कॉस्ट्यूम डिजाइन चूज करे। और अब आता है मूवी का सबसे बड़ा एक्शन सीक्वेंस, जहां जीन ब्रूस बैनर के माइंड को कंट्रोल कर लेती है। लेकिन एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, जैसे जैसे हल्क उसके अंदर से गुस्सा हो रहा होता है, जीन का कंट्रोल उसके ऊपर से कम होने लगता है। और फिर उसके बाद हल्क बाहर आ जाता है, जहां पे पीटर उससे कहता है डॉक्टर बैनर, लेकिन हल्क यहाँ पे जवाब देता है नो बैनर ओनली हल्क। एंड ये लाइन डायरेक्ट और रैग्नारोक का कॉल बैक है। उसके बाद हल्क स्पाइडरमैन को एग्जैक्टली वैसे ही पटकता है जैसे अवेंजर्स में लोकी को पटका था, ट्यूनी गॉड की तरह। एंड उसके बाद हमें थंडर क्लैप, ग्राउंड स्मैश, सब कुछ कॉमिक एक्यूरेट देखने को मिलता है। एंड ऑनेस्टली ये बात बोलूं तो ये टॉम हॉलैंड की बेस्ट एक्शन सीक्वेंस में से एक थी। एंड जब पीटर समझ जाता है कि स्ट्रेंथ में हल्क को वो नहीं हरा सकता, तब वो एक बहुत ही इमोशनल डिसीजन लेता है। वो हल्क को अपना नाम बताता है, जहां पे वो कहता है कि आई एम पीटर, और हल्क उसी वक्त रुक जाता है। कॉमिक्स में भी हल्क कई बार टेलीपैथिक स्पेल और मेमोरी वाइप से इम्यून रहा है, तो हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल हल्क पर फुली वर्क ना किया हो। एंड अगर ये थ्योरी सही निकलती है तो हल्क एमसीयू का पहला कैरेक्टर होगा जिसे पता होगा कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और ये सीक्रेट वॉर्स के लिए बहुत बड़ा सेटअप हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डीओडीसी जीन को कैप्चर कर चुकी है इनहिबिटर डिवाइस का यूज करके। एंड उसके बाद पीटर जाता है येलेना ब्लो के पास, जहां पे वो पूछता है कि जीन की कोई बहन है, वीमैक्स का मतलब क्या है। एंड उस जगह से पीटर समझ जाता है कि प्रॉब्लम जीन नहीं है बल्कि उसका ट्रॉमा है।
और क्लाइमैक्स में हम देखते हैं कि पीटर खुद जीन को अपने माइंड में एंटर करने देता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट है, क्योंकि पहली बार हम देखते हैं कि पीटर ने किसी को अपना दर्द देखने को दिया है और इसी एम्पैथी की वजह से जीन कंट्रोल वापस ले लेती है। एंड स्पाइडरमैन इस मूवी में विलेन को हराता नहीं, बल्कि उसे हील करता है। एग्जैक्टली वही क्वालिटी जो पीटर को बाकी सुपर हीरो से अलग बनाती है। लेकिन सब कुछ खत्म होने से पहले पनिशर स्नाइपर फायर कर देता है, जो कि एक डायरेक्ट कॉमिक कवर क्रिएशन है अमेजिंग स्पाइडरमैन 129 का। एंड उसके बाद पनिशर ही पीटर को हॉस्पिटल ले जाता है एंड पीटर हॉस्पिटल पहुंचता है और पूरा न्यूयॉर्क उसके लिए प्रे करता है। एम्पायर बिल्डिंग पर भी हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन के कलर में लाइट अप होती हुई नजर आती हैं। एक छोटा बच्चा होमकमिंग वाला सूट पहनकर खड़ा होता है, जो ये सीन स्पाइडरमैन 2 ट्रेन सीक्वेंस की याद दिलाता है, क्योंकि उसमें भी पूरी सिटी स्पाइडरमैन के साथ खड़ी हुई होती है डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़ने के लिए। हॉस्पिटल के बाद हम देखते हैं कि पीटर सीक्रेटली हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। एमजे उसका लेटर पढ़ चुकी है एंड उसे सब कुछ याद नहीं है, बट उसकी जो फीलिंग्स हैं धीरे धीरे वापस आने लगी हैं। एंड नेड भी अननोइंगली पीटर के साथ वही क्लासिक हैंडशेक कर देता है, जो कि एक सिर्फ मसल मेमोरी नहीं है, बल्कि ये प्रूफ है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का जो स्पेल है वो सिर्फ मेमोरीज को मिटा सकता है, लेकिन इमोशंस को नहीं। एंड ऑनेस्टली अगर एक बात बोलूं तो ये पूरी मूवी की सबसे ब्यूटीफुल लाइन बिना बोले कह दी जाती है कि लव कैन बी फॉरगेटन बट इट कांट ट्रूली डिसअपीयर। एंड अब बात करते हैं उस सीन की जिसने पूरा इंटरनेट डिवाइड कर रखा है। एंड स्पाइडर ट्रैकर उसके बाद ओपन होता है। एक लोकेशन हम क्वींस में देखते हैं और दूसरी लोकेशन हम आउटर स्पेस में। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? देखो, इसकी कई सारी पॉसिबिलिटीज हमारे सामने नजर आ रही, क्योंकि तुम लोग देख ही चुके होगे, हम भी बात कर चुके हैं कि इसकी कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो मेरे हिसाब से इसकी 3 मेन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि इस पोस्ट क्रेडिट सीन का क्या मतलब हो सकता है। देखो, पहली जो पॉसिबिलिटी होगी वो ये होगी, ये माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन हो सकता है जो स्पाइडर ट्रैकर ने डिटेक्ट किया हो, जो किसी और यूनिवर्स से डिटेक्ट हो सकता है। उसके बाद दूसरी थ्योरी शायद हो सकती है कि ये टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन हो सकता है, जो इनकर्जन की वजह से एमसीयू क्लोज आ रहा है। एंड ये चीज तो हम जान रहे हैं कि इसके बारे में भी रूमर्स है कि डूम्सडे में भी टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन हो सकता है, तो उस वजह से स्पाइडरमैन ये डिटेक्ट हुआ हो। उसके बाद तीसरी थ्योरी आती है जो मेरी काफी ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि ये थ्योरी बैटल वर्ल्ड का टीज करती है। सीक्रेट वॉर्स के बाद मल्टीपल यूनिवर्स मर्ज होने वाले हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। और स्पाइडर ट्रैकर पहली बार मल्टीवर्सल स्पाइडरमैन सिग्नेचर डिटेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। और अगर ये थ्योरी सही निकलती है तो ब्रांड न्यू डे सिर्फ एक स्पाइडरमैन फिल्म नहीं है, बल्कि ये सीक्रेट वॉर्स का प्रोलॉग भी हो सकती है। एंड ऑनेस्टली यार, ये मूवी सिर्फ स्पाइडरमैन की स्टोरी नहीं बताती, बल्कि ये लॉस, आइडेंटिटी, हीलिंग और होप की स्टोरी बताती है। मार्वल ने फाइनली हमें एक ऐसा स्पाइडरमैन दिया है जो ना आयरन मैन का साइडकिक है, ना अवेंजर्स का, बल्कि वही फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन जिसे हम काफी सालों से देखना चाहते थे। और भाई, अगर मैंने कोई हिडन डिटेल मिस कर दी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता। और अगर ऐसी ही डीप ब्रेकडाउन, एस्टर एग्स और एमसी थ्योरी देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियो तुमको मिलती रहेंगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले देखते रहना द हैरी शो।